नमस्कार जी। आज हमारे साथ केशवी हैं और आज आप सभी ने देखा कि कैसे बांकीपुर जो विधानसभा उपचुनाव में जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परंपरागत सीट को प्रशांत किशोर ने छीन लिया है, छीन झपट लिया है, सीधे यूं कहे तो मतलब आंखों के सामने जो सीट है उसको छीन लिया। जनसुराज के पास अब एक सीट है, खाता खुल गया है और इसी के साथ अब वो विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएंगे। कितना बिहार के लोगों की बात वहाँ पर वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर एमएलए बन चुके हैं, शपथ लेने की बारी है। इधर दतिया से कांग्रेस जीत गई और उधर गुजरात में फिर से एक बार बीजेपी। उपचुनाव क्यों होता है इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले केशवी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। केशवी, जैसे कि आपने कहा था कि आरजेडी को आप कहीं देखते ही नहीं है बांकीपुर में, और ठीक वैसे ही आया 14,000 के आसपास में, जो एक वक्त में आरजेडी का बोलबाला था बिहार में। उसके बाद वो सेकंड नंबर की सीट, फिर भी इतने दिनों से वो संघर्ष कर रहे हैं, उस सीट को वो जीत नहीं पाए और आखिरकार जनसुराज ने वो कर दिखाया। जनसुराज ने उस किला को भेदा है जो एक बमुश्किल, ऐसे लोग कहते हैं कि डेब्यू जब राजनीति में कई नेता करते हैं तो सेफ सीट जो है वो ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हुआ। टफ सीट को ढूंढा गया और उसको जो है उस किला को भेदा गया। तो पहले तो आपने जो कहा वो सही हुआ, उस पर आपकी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया दीपक, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम लोग ने जब पहले बांकीपुर में बात करी थी, कि इसमें मैं आरजेडी को तो कैंडिडेट ही नहीं देखती हूँ, और वैसा ही हुआ है। शायद जमानत जब्त हुई है आरजेडी के हाँ, यूँ जो कहें कि जमानत, कैंडिडेट। जहां आपको 45,000 वोट मिले थे पिछले। हाँ, चुनाव में वहां पे बहुत कम रह गए। दूसरी बात, मैंने कहा था कि चाहे भाजपा जीते, चाहे प्रशांत किशोर जनसुराज जीते, सवाल इसमें सबसे पहले उठेगा राष्ट्रीय जनता दल पे कि प्रशांत किशोर अभी नए राजनीति में आए हैं, उनको पॉलिटिक्स की नॉलेज है, वो राजनीति विशेषज्ञ थे, रणनीतिकार थे, पर एक नेता के रूप में वो नए आए हैं और वो भाजपा के गढ़ जैसी इतनी इंपॉर्टेंट सीट जीत गए हैं, और आरजेडी से अभी तक सत्ता में नहीं आया जा रहा है। वही चीज़, इतना टफ सीट जो है बीजेपी ने बीजेपी के हाथ से चली गई। अभी केशवी, आरजेडी का इस पर बयान आया और कांग्रेस का जो बयान आया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। आप कैसे देखें? मीसा भारती जो कहती हैं कि बीजेपी ने एक वक्त में कहा कि कुत्ता बिल्ली को भी हम यहाँ से अगर सीट टिकट दें तो वो जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुत्ता बिल्ली को नहीं दिया गया बल्कि लोमड़ी को दे दिया गया। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर है। वहीं वहीं पे केशवी, वहीं पे कांग्रेस प्रशांत किशोर को बधाई दे रहे हैं। देखिए, हमारे विपक्ष की ये कमजोरी ही है कि आप केंद्र की बात आती है तो साथ आ जाते हैं, राज्य की बात आती है तो फिर आप अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे ये होता है कि जनता के सामने भी आपकी छवि धूमिल होती है कि ये लोग तो ऐसे ही साथ नहीं है। और क्योंकि कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, आरजेडी का भी वही हाल है कि वो इतनी खराब तरीके से हारे हैं। चलिए, हारते भी, अगर प्रशांत किशोर से उनको ज्यादा वोट मिल जाते तो बेइज्जती की इतनी बात नहीं होती जितनी अभी उनके लिए हो गई है। तो बस वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब केशवी, यहाँ पे दिक्कत आरजेडी कांग्रेस की ये भी है कि वो इलेक्शन कमीशन को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि बीजेपी नहीं जीती। नहीं, मैं केशवी, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको कि तमिलनाडु में जैसे हुआ, एक तरफ तो प्रशांत किशोर की जीत है, सभी उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ में हम दूसरे पहलू पर बात करना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की जीत बिहार में जो गठबंधन है उसकी तस्वीरें बदल सकती है आने वाले समय में? क्योंकि आपने देखा हाल ही में प्रशांत जैसे क्षमा चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में जब परिणाम आए तो कैसे डीएमके के साथ जो परंपरागत उनके गठबंधन चल रहे थे उससे उन्होंने दरकिनार कर दिया, किनारा कर लिया और फिर टीवीके के साथ, विजय थालापति के साथ आ गए। ठीक ऐसे ही क्या आप बिहार में होते हुए दिखती हैं? आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं होगी जब वो अपने किसी पुराने गठबंधन का साथ छोड़ के किसी नई पार्टी के साथ या किसी ऐसी पार्टी के साथ जो गठबंधन के उनके पुराने साथी के विपरीत है उनके साथ गई हो। पर बिहार में अब प्रशांत किशोर के ऊपर भी है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि जब उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था, उनका जो मेन मुद्दा था, जो उनका कोर था,
वो ये था कि भाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू किसी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, अब जैसे आप आप वो जैसे कांग्रेस के नहीं साथ जाएंगे। केशवी, जी। आपने यदि पूरे चुनाव को देखा होगा, हम तो गए नहीं थे, लेकिन वहां पर जो सोशल मीडिया पर है या उनके बयान आते रहे या उनके भाषण आते रहे, क्लिप आते रहा, तो उसमें उन्होंने साफ साफ कभी भी कांग्रेस पर हमला नहीं किया। कांग्रेस के लिए हमेशा वो सॉफ्ट रहे, और आरजेडी पर हमला किया, सम्राट चौधरी पर हमला किया, बीजेपी पर हमला किया, प्रधानमंत्री मोदी तक जो है उन पे हमला किया गया भाषाओं के द्वारा, लेकिन कभी भी कांग्रेस पर हमला नहीं किया गया। आपने इस चीज को गौर किया होगा। देखिए, हो सकता है प्रशांत किशोर ने ये रणनीति रखी हो कि भले अभी वो एक सीट जीते हैं, पर पूरा बिहार जीतना इतना आसान नहीं है। वो कांग्रेस के साथ अगर वो जाते हैं तो उनको कांग्रेस का भी वोट बैंक मिल सकता है, और अगर अलग जाएंगे तब तो उनका वोट थोड़ा कटेगा भी, पर अगर साथ जाते हैं तो कांग्रेस का भी वोट बैंक मिल जाएगा, तो साथ जा सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो इतनी जल्दी जाएंगे। नहीं, ऐसा मैंने इसलिए कहा अभी तो नहीं जाएंगे फिलहाल, क्योंकि अभी उनको एक नैरेटिव भी बनाना होगा। आने वाले समय की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे प्रशांत किशोर के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर शुरू से रहा, जब उनके उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो उस वक्त भी कांग्रेस ने कहा कि आरजेडी को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए, लेकिन वहीं पे आरजेडी ने कहा कि भाई मेरी सीट थी, मैंने उतार दिया। देखिए दीपक, राजनीति में ना एक ये चीज भी हो जाती है कि जिसके पास सत्ता आ जाती है नेता उसके पास चले जाते हैं, और कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है कि वो अपने पुराने नहीं, यहाँ साथी पे को छोड़ सत्ता नहीं है ना, एक सीट। आप। हाँ, तो एक सीट की पावर आई है ना। हम्म। तो अगर आप देखोगे तो आप जिस पार्टी के साथ बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार के खिलाफ इतने आंदोलन किए, आप एकदम साथ में गठबंधन किए, आप रैलियां निकाले, आंदोलन निकाले, मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा, कितने प्रदर्शन किए, और आज आप एक सीट की वजह से उस अपने पुराने साथी को छोड़ देंगे। इसकी क्या गारंटी है कि कल को कोई और पार्टी आएगी तो फिर ये प्रशांत किशोर को नहीं छोड़ेंगे। सबसे आखिरी में केशवी, आपने याद है हम जब बात करते थे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में, तो आप लगातार ये कहती थी कि ये हार, अगर बीजेपी वहाँ हारती है तो ये हार सीधे सीधे सम्राट चौधरी के लिए होगा। और आज जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पीसी किया, उस दौरान भी जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि ये असल में जो सीएम है सम्राट चौधरी, उनकी हार है, बीजेपी की हार है। मैं बिल्कुल दीपक, मैं अपने बयान पे अभी भी कायम हूँ। मैं अभी भी कहती हूँ कि प्रशांत किशोर की जीत के साथ साथ ये हार सिर्फ नीरज कुमार सिन्हा की नहीं है, ये सबसे बड़ी हार है सम्राट चौधरी की। नीरज कुमार ये सिन्हा तो एक मोहरा है, चेहरा थे बस। मैं तो कहती हूँ कि बिहार की जनता ने आपको बता दिया है कि आपने जो धोखाधड़ी करी, आपने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़के एक दूसरा मुख्यमंत्री बिहार की जनता पे थोप दिया, वो बिहार की जनता नहीं सहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को ये सबक ले लेना चाहिए कि आने वाले चुनाव में बिहार से भाजपा का जाना तय है, अगर उन्होंने खुद ओवरऑल काम इस नहीं चीज को किया। भी तो देखा जाना चाहिए कि जैनजी का जो आंदोलन हुआ पटना में, जिस तरीके से AK-47 का प्रदर्शन किया गया और जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया, वो सब कहीं ना कहीं बांकीपुर जो विधानसभा उपचुनाव था उसमें जरूर इफेक्ट डाला होगा, प्रभाव डाला है। जी बिल्कुल डाला होगा, क्योंकि ये जो AK-47 वाला मामला आपने बताया है, इसको कई विपक्षी नेताओं ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, डिम्पल यादव ने, कई नेताओं ने इसको संसद में भी उठाया था। और जिस तरीके से वहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली में, बिहार में, जहां पे भी आंदोलन हुए थे, स्टूडेंट्स के, छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी थी, तो देश की जनता अंधी नहीं है, वो देख रही है। लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर की जीत पर? सबसे पहले तो दीपक, मैं जितने भी हमारे 3 उपचुनाव हुए थे, तो बांकीपुर से प्रशांत किशोर जी, गुजरात के मणिपालपुर से सतीश भाई पटेल, और दतिया से घनश्याम सिंह, घनश्याम। मैं इन सबको पहले तो उनका चुनाव जीतने के लिए और विधायक बनने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही मैं इनसे उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा राजनीति से हट के अपने प्रदेश की, अपने देश की जनता का भला सोचिए और विधानसभा में अपने प्रदेश की जनता की आवाज उठाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे आखिरी में मैं लोगों को यही बताऊंगा कि आखिर ये जो बाय इलेक्शन होता है वो क्यों होता है। दरअसल अगर कोई विधायक, कोई MP अगर रिज़ाइन दे दे, इस्तीफ़ा दे दे, तो फिर हो सकता है। अगर जो मौजूदा विधायक हैं या MP हैं उनका निधन हो जाए तो इस्तीफ़ा होता है।
और या डिस्क्वालीफाई हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से, तो फिर वहाँ पर इलेक्शन होता है 6 महीने के भीतर। हमारे संविधान में ये प्रावधान है, वहाँ पर वो सीट खाली नहीं रहता। और ये सिर्फ और सिर्फ जैसे 2025 के लिए 25 से लेकर 29 के लिए चुनाव हुआ था, तो इस दरमियान जो भी समय कार्यकाल बचा है बस उतने ही के लिए वो विधायक या MP चुने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केशवी।